हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है नीट लार्वल्स। आज की हमारी टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आज हम ये देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स और यू कैन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट की बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके दो तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं। एक को कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हमने देखे थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोराइन एंड निकल। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को हायर अमाउंट में चाहिए बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को लेस अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट प्लांट नीड्स टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके रोल्स के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट की बॉडी में, एज वेल एज उनकी डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Essential elements are used by plant in various metabolic processes such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering action, enzyme activity and major constituent of macromolecule and coenzyme। क्या कहा गया है कि एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट की बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ के एग्जांपल दिए गए हैं कि एसेंशियल एलिमेंट सेल की परमिएबिलिटी और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को इफेक्ट करते हैं, मतलब कौन से जगह में सेल सैप की कंसेंट्रेशन हाई होगी, कौन सी जगह में लो होगी, इसको इफेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ होता है? इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है और उसी की वजह से लास्ट में जाके एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम or you can say this electron transport chain is involved in the production of ATP। नेक्स्ट क्या कहा गया है? इट हेल्प्स इन बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन मतलब ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट जो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल यानी प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ कोएंजाइम्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कोएंजाइम्स मींस दीज आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि कोएंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, मतलब अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के बारे में जो प्लांट की बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है और वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एज वेल एज प्लांट की बॉडी में उनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। मेनली नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनियम आयन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया है कि इनके फंक्शंस क्या है? दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, पर्टिकुलरली बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। क्या कहा गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर इन्वॉल्व इन द
ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। और उसके अलावा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ऐसे सेल जो हमेशा कोई ना कोई बायोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन के स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब इन सारी चीजों में नाइट्रोजन पाया जाता है। हॉर्मोन्स आर नथिंग बट दिस आर केमिकल मैसेंजर, ठीक है। कुछ केमिकल मैसेंजर प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं जो मैसेज भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है। सो इन्हें कहा जाता है हॉर्मोन्स। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज H2PO4- या HPO4-, ठीक है। इसके अलावा इनके फंक्शंस हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो हम एटीपी की बात कर सकते हैं, राइट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ ट्राइफॉस्फेट आ गया है। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट में तो वो फॉस्फोरस ओनली, इसीलिए फॉस्फोरस एनर्जी रिलेटेड केमिकल के हिसाब से भी काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखा गया है कि फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉस्फोरस का एडिशन कराया जाता है, वैसे रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में, ठीक है। पोटेशियम एब्सॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन ओनली, एंड इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शन ये होते हैं कि इट इज फाउंड इन अबाउंडेंट क्वांटिटी in the meristematic tissue, bud, leaves, and root tips. Potassium helps to maintain an anion-cation balance. Anion-cation balance मतलब ये ions के balance को maintain करके रखता है, ठीक है। It is involved in protein synthesis, opening and closing of stomata, activation of enzyme, and thus in maintaining turgidity of cell. क्या कहा गया है कि पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प करता है, और बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके, एंड एज ए रिजल्ट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल। क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, इसका मतलब ये है कि इट इज समवट रिलेटेड टू टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो इसलिए यहाँ ये लिखा गया है कि पोटेशियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पोटेशियम इज फाउंड इन अबाउंडेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो एनायन कैटायन बैलेंस में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंजाइम के एक्टिवेशन, एज वेल एज टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम, ओके। तो कैल्शियम इज एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, दैट इज Ca2+, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या क्या है? ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए चाहिए, और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टिश्यू व्हिच हैव द कंटीन्यूअस पावर ऑफ डिवीजन, तो वो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट भी तो करेंगे ना, तो इस तरह के टिश्यू को कैल्शियम की जरूरत होती है। उसके अलावा कैल्शियम इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की सिंथेसिस में यूज होता है in the form of a calcium pactate in the middle lamella. But now what is middle lamella? Suppose अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इनके बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा ना, जो इन दोनों को जोड़ के रखेगा, उसे कहा जाएगा मिडल लेमेला, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट? इट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैल्शियम इसमें यूज हुआ, राइट। एंड उसके अलावा कैल्शियम का यूज माइटोटिक स्पिंडल बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, जो हम देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ओके। Now, calcium is stored in older leaves and helps in normal functioning of the cell membrane. ये older leaves में स्टोर किया जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा it activates certain enzyme and play an important role in regulating metabolic activity. कुछ बायोकेमिकल पाथवे ऐसे हैं जो कैल्शियम के बिना रेगुलेट नहीं हो सकते, ठीक है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो किसी बायोकेमिकल पाथवे को विदाउट द हेल्प ऑफ कैल्शियम कैरी ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या देखा हमने ये देखा कि कैल्शियम आयन के रूप में कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है इन प्लांट्स। उसके अलावा कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में पाया जाता है, और ये सेल वॉल की सिंथेसिस में काम आता है। मिडल लेमेला क्योंकि बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन में भी कैल्शियम की जरूरत होती है,
उसके अलावा कैल्शियम हमेशा ओल्डर लीव्स में स्टोर करके रखा जाता है और वो सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन प्लांट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम, दैट इज Mg2+, एंड इसके फंक्शन ये है कि it activates the enzyme of respiration, photosynthesis and are involved in the synthesis of DNA and RNA। ठीक है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम होता है मैग्नीशियम का। उसके अलावा ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये देखा जाता है कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो रिंग बनी होती है, उसमें मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम भी मैग्नीशियम करती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मैग्नीशियम डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं, डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं और क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। ओके, सल्फर इज absorbed in the form of SO4 2- that is sulfate, and ये दो अमाइनो एसिड में पाया जाता है, which are most important amino acid, that is cysteine and methionine। ओके, उसके अलावा मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल एंजाइम, विटामिन that is thiamine, biotin, coenzyme A and pyridoxine। ठीक है, क्या कहा गया है कि सल्फर किसमें पाया जाता है? बहुत सारी कोएंजाइम्स में पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन में पाया जाता है, जैसे कि थायमिन हो गया, बायोटिन हो गया, कोएंजाइम ए हो गया। उसके अलावा पेरिडॉक्सिन जो फोटोसिंथेसिस के टाइम एज ए कैरियर काम करता है, उसमें भी सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर इन द फॉर्म सल्फेट एब्जॉर्ब किया जाता है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन दो अमाइनो एसिड में पाया जाता है, बहुत सारे कोएंजाइम में, विटामिन में एंड पेरिडॉक्सिन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ कैरिकाइन, दैट इज Fe3+। ठीक है, और इससे फंक्शन क्या क्या है देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऑल्दो आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बट ये लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है एज कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, important constituent of protein involved in the transfer of electrons like ferridoxin and cytochrome। फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम में आयरन पाया जाता है। ठीक है, और ये फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ to Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है बाय ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, it activates the catalase enzyme and is essential for the formation of chlorophyll। एक एंजाइम होती है जिसको कहा जाता है कैटेलेज, उस एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम आयरन करता है। उसके अलावा आयरन क्लोरोफिल के जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आयरन इज ए काइंड ऑफ एलिमेंट which is required in larger amount as compared to other micronutrients। However, it is a micronutrient, but it is required in larger amount as compared to other micronutrients। ठीक है, it is a constituent of many proteins which are involved in the transfer of electron like pyridoxine and cytochrome। और वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में Fe2 से Fe3+ हो जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटलेज, इसको एक्टिवेट करने का काम करती है आयरन, और आयरन क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है मैंगानीज। मैंगानीज इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयन एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट बॉडी में। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। It activates many enzymes involved in the photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism। मतलब मैंगानीज एक ऐसा एलिमेंट है जो ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एज वेल एज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट,
It helps in splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए, तब मैंगानीज हेल्प करता है। ठीक है, क्या देखा हमने ये देखा कि मैंगानीज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एज वेल एज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स हैं उन्हें एक्टिवेट करता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के टाइम वाटर की स्प्लिटिंग होने में जो एलिमेंट हेल्प करता है वो है मैंगानीज, और इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से ही ऑक्सीजन की लिबरेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक, एंड जिंक इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन। ठीक है, अब जिंक क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जिनमें से स्पेशली एक एंजाइम का नाम है दैट इज कार्बोक्सिलेजेस। ठीक है, also needed in the synthesis of auxin. What is auxin? Auxin is nothing but a hormone. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हार्मोन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि जिंक कौन सी एंजाइम को स्पेसिफिकली एक्टिवेट करता है, दैट इज कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर। कॉपर हमेशा क्रिप्टिक आयन के फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है, दैट इज Cu2+, and it is associated with certain enzyme involving redox reaction and is reversibly oxidized from Cu+ to Cu2+. क्या कहा गया है कि रेडॉक्स रिएक्शन में कॉपर इन्वॉल्व होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में कॉपर की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। उसके अलावा ये Cu+ से Cu2+ फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो सकता है, और प्लांट के ओवरऑल बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में और यू कैन से बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे में इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट बोरोन, दैट इज इट इज एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ BO3 3- और BO4O7 2-, और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की अपटेक में दैट इज लेना, कैल्शियम को लेना और उसका यूटिलाइज करने में बोरोन हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन। अच्छा, ये चीज हमें नहीं मिली है, पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करने वाला एलिमेंट है बोरोन। उसके अलावा मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल को इलोंगेट करता है, सेल को डिफरेंशिएट करता है एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करता है। सेल को डिफरेंशिएट करना मतलब सेल जब तक अपना फंक्शन गेन नहीं कर लेता उसको डिफरेंशिएट होना नहीं कहते। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएट तब होता है जब वो अपना फंक्शन गेन कर ले, जब उसे पता हो कि उसे कौन सा फंक्शन करना, उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो सेल की डिफरेंशिएशन में बोरोन हेल्प करता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, सो बोरन का हमें एक यूनिक फंक्शन ये मिला है कि इट हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन। तो जिस एलिमेंट में हमें यूनिक फंक्शन मिलेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमें जिंक में मिला था, इट इज यूज्ड इन कार्बोक्सिलेज एंजाइम स्पेसिफिकली, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है मोलिबेडनम। ठीक है, मोलिबेडनम इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयन। ठीक है, दैट इज MoO2+, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज इंक्लूडेड as a component in several enzymes including the nitrogenase. नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आती है। नाइट्रोजिनेज इज एन एंजाइम which is required in nitrogen metabolism and is used by microbe which helps in the fixation of nitrogen. ठीक है, नेक्स्ट अनदर एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, मतलब नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज ये ऐसे दो एंजाइम हैं जिनमें मोलिब्डेनम यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन इज अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन दैट इज Cl-। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड द एनायन कैटायन बैलेंस। आयन के बैलेंस को मेंटेन करने के रखने का काम है क्लोरीन का। उसके साथ साथ आयन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करके सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम भी क्लोराइड एनायन
ठीक है। उसके अलावा इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में दो एलिमेंट्स हमें मिले, एक था मैंगानीज, एक हमें मिला है क्लोरीन। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, और रिएक्शन दैट लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है उसमें क्लोराइड एनायन पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा फंक्शन एज वेल एज द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। मतलब किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होने से प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इन अनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा गया है कि अगर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट कम हो तो प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है या कम हो सकती है अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो। ठीक है, उसके अलावा concentration of essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. Essential elements की वो concentration जिसके नीचे आते ही प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है। सपोज आपने देखा कि एक्स एक एलिमेंट है जो प्लांट को चाहिए इन 0.2 mg कंसंट्रेशन और आप उसी एलिमेंट को प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हो इन 0.1 mg कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है जिसके नीचे होते ही मतलब जिसको कम करते ही प्लांट की ग्रोथ में गिरावट दिख सकती है, मतलब प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, कम हो सकती है, उस कंसंट्रेशन को कहा जाएगा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब आपको प्लांट को इतनी कंसंट्रेशन में ये एक्स एलिमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आप इस एलिमेंट को इतनी कंसंट्रेशन में प्लांट को प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसकी ग्रोथ को इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट आर सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट किसी क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे है, इट मींस दैट एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन द प्लांट बॉडी। मतलब ये अगर सपोज हम इसी का एग्जांपल लें तो 0.2 mg में ये एक्स एलिमेंट चाहिए, राइट, तो 0.1 mg आप इस प्लांट को प्रोवाइड कर रहे, तो ये जो कंसंट्रेशन होगी तो इस कंसंट्रेशन में ये एक्स एलिमेंट प्लांट की बॉडी में क्या है, डेफिशिएंट। ठीक है, सिंस ऑल एसेंशियल एलिमेंट हैव सम फंक्शन, एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्योंकि हर एक एसेंशियल एलिमेंट के कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं प्लांट की बॉडी में, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को हटा दोगे प्लांट की बॉडी से तो उसका असर प्लांट की बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, morphological changes in plants are indicative of certain element deficiency and are called deficiency symptoms. और ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि प्लांट की बॉडी में किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, और ये जो डेफिशिएंसी है इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को जो दिखाती है उसे कहा जाता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, क्या कहा गया है कि प्लांट की बॉडी में किसी एलिमेंट की कमी होने की वजह से जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसे को मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, parts of plant that show the deficiency symptom depend on the mobility of element in the plant. अच्छा, अब आपने प्लांट्स को कोई एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया और सपोज प्लांट को वो एलिमेंट चाहिए था अपने लीफ में। ठीक है, आपने उसको प्रोवाइड किया है उस एलिमेंट को उसकी रूट में। ठीक है, तो इस एलिमेंट को यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, मोबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी। तो अगर ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं तो अल्टीमेटली लीफ में इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए ये कहा जाता है कि parts of the plant that show the deficiency symptom depend on the mobility of element in the plant. तो अगर
डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब मोबिलिटी में कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब क्या कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू टू टाइप। देखो, डेफिशिएंसी के सिम्टम दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो अपीयर होता है ओल्डर टिश्यू में, और सेकंड जो अपीयर होता है यंगर टिश्यू में। ठीक है, अब ओल्डर टिश्यू में क्यों अपीयर होता है डेफिशिएंसी सिम्टम पहले, और यंगर टिश्यू में क्यों अपीयर होता है डेफिशिएंसी सिम्टम पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि when elements are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissue from older leaves as biomolecule containing these elements are broken down. Example N, P, K, Mg and S, that is nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and sulfur. ठीक है, क्या कहा गया है कि जब प्लांट की कोई भी लीफ ओल्ड हो जाता है तो उससे बायोमोलिक्यूल टूटने लग जाते हैं। उस लीफ में पड़े हुए जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट उन बायोमोलिक्यूल्स को यंगर लीव्स को भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग या यंगर टिश्यू में उनकी ज्यादा जरूरत है, राइट। इसीलिए इस तरह के एलिमेंट जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं जो ओल्ड से यंग तक ट्रेवल कर जाते हैं, उसमें क्या देखा जाता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम उस तरह के टिश्यू में पहले पाई जाती है जो ओल्ड होते हैं। नेक्स्ट, appearing first in the younger tissue, that is immobile element. If elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organ because they are part of the structural component of the cell and hence are not easily released. Suppose ये प्लांट है और इसका लीफ जो है ये ओल्ड हो गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स या ऐसे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं जो इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब जो ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो सपोज इसमें अगर कैल्शियम पाया जाए तो कैल्शियम इसे इमोबाइल एलिमेंट, तो ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अगर इस लीफ की डेथ भी हो जाए ना तो ये कैल्शियम यंगर लीव्स तक नहीं पहुंच सकेगा। तो अल्टीमेटली क्या देखा जाएगा, अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि यंगर लीफ में कैल्शियम की कमी आ गई है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पहले यंगर लीव्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, या यंगर टिश्यू में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यंगर टिश्यू में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो होते हैं ड्यू टू इमोबाइल एलिमेंट, क्योंकि वो ओल्डर टिश्यू से यंगर टिश्यू तक ट्रेवल नहीं कर पाते। ठीक है, और ओल्डर टिश्यू में जो एलिमेंट्स की वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो होते हैं मोबाइल एलिमेंट, क्योंकि ये भारी मात्रा में ओल्डर टिश्यू को छोड़ के यंगर टिश्यू तक चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डिपेंडिंग ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट में दो तरह के हो सकते हैं। एक तरह के वो जो अपीयर होते हैं ओल्डर टिश्यू में, जिनकी वजह होती है मोबाइल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ओल्डर टिश्यू में कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको तोड़ के उनके एलिमेंट्स को यंगर टिश्यू में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ओल्डर टिश्यू में उन एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। इसीलिए ओल्डर टिश्यू में पहले उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे सिम्टम्स जो यंगर टिश्यू में दिखते हैं, और यंगर टिश्यू में दिखने वाले सिम्टम्स हमेशा उन एलिमेंट्स की वजह से दिखते हैं जो इमोबाइल होते हैं, मतलब जो ट्रेवल नहीं कर पाते, जिसका एक एग्जाम्पल कैल्शियम दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या देखा जाता है कि यंगर टिश्यू में इन्होंने ट्रेवल नहीं किया, जिसकी वजह से यंगर टिश्यू में इनकी कमी दिखाई देने लगी। मतलब ये ओल्डर टिश्यू से ट्रेवल करके यंगर तक नहीं आ पाए, इसलिए इनकी कमी यंगर में दिखाई देने लगी। तो ओल्डर टिश्यू इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोबाइल एलिमेंट, यंगर टिश्यू इज ऑलवेज रिलेटेड टू इमोबाइल एलिमेंट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है, मोबाइल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है एन, पी, के, एम, जी, एस, ये आपको याद रखने हैं, और इमोबाइल एलिमेंट का एक एग्जाम्पल है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, द एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो प्लांट में दिखाई देती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम शोन बाय प्लांट्स, प्लांट्स में कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एज वेल एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्लोरोसिस, फिर नेक्रोसिस,
इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिलेड फ्लावरिंग, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड, स्टन्ड प्लांट ग्रोथ। तो एक एक करके हम इन सबको डील करेंगे, ठीक है। अब क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। अब सबको पता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल लीव्स आर ग्रीन इन कलर, राइट। तो अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहेगी तो लीव्स का ग्रीन कलर तो उड़ जाएगा, ठीक है, वो नहीं रह पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, लीव्स क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। तो क्लोरोसिस एक ऐसा सिम्टम है जिसमें लीव्स येलो होने लग जाते हैं, और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? NK, Mg, S, Fe, Mn, Zn एंड Mn, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगानीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू। लीफ टिश्यू की डेथ हो जाना ड्यू टू सम इंजरी, ठीक है, उसे कहा जाता है नेक्रोसिस। और ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवीजन रुक जाना, ठीक है। सेल के डिवीजन के रुक जाने का मतलब ये होता है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाना, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम। इन चारों की डेफिशिएंसी की वजह से या लो लेवल की वजह से सेल की डिवीजन रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिलेड फ्लावरिंग। डिलेड फ्लावरिंग मतलब फ्लावर का बहुत दिनों बाद या बहुत देरी बाद आना, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग बहुत, एक प्लांट में एक प्रॉपर टाइम होता है फ्लावरिंग होने का, ठीक है। आप सपोज करो, जैसे आप जानते हो कि अगर हम मैंगो ट्री की बात करें तो अप्रैल के मंथ में उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं। तो अगर वो अप्रैल में नहीं आके बाई चांस जून जुलाई में आए तो उसे कहा जाएगा डिलेड फ्लावरिंग, ठीक है। जिस टाइम पे आने चाहिए थे उस टाइम पे नहीं आए। तो ये सब होने की वजह क्या होती है? ये सब होने की वजह होती है डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। देखो, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, इनसे तीन चीजें होती है। एक होता है क्लोरोसिस, एक होता है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, एक होता है डिलेड फ्लावरिंग। उसके अलावा जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट में देखे जाते हैं वो है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड, समय से पहले पत्तियां और कलियों का गिर जाना। स्टन्ड प्लांट ग्रोथ, प्लांट का छोटा रह जाना। सपोज ये प्लांट इतनी हाइट गेन करने वाला था लेकिन इसने सिर्फ इतनी ही हाइट गेन की, इसे कहते हैं स्टन्ड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो ये थी सारी डेफिशिएंसी सिम्टम जो प्लांट्स में दिखाई देते हैं। सो क्या देखा जाता है कि deficiency of any element can cause multiple symptoms as well as the same symptom may be caused by the deficiency of one or several different elements. हमने क्या देखा था कि एक ही एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से मल्टीपल सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से 3 सिम्टम्स आ गए प्लांट, ठीक है। उसके अलावा ये भी देखा हमने कि सेम सिम्टम में भी कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन और सेवरल डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट बहुत सारी डेफिशिएंसी को डिपिक्ट कर सकता है या बहुत सारे एलिमेंट एक ही डेफिशिएंसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। सो इफ डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट कंटिन्यू इट में इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। अगर ये डेफिशिएंसी ऐसे ही चलती रही तो अल्टीमेटली प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा डेफिशिएंसी का पार्ट। अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में। और किसकी टॉक्सिसिटी के बारे में? हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो however micronutrients are required in low quantity, their moderate decrease cause the deficiency symptoms and a moderate increase cause toxicity. मतलब ये देखा गया है कि हालांकि प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप इस थोड़े अमाउंट को भी और ज्यादा थोड़ा कर दो तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे, और इस थोड़े अमाउंट को थोड़ा भी इंक्रीज कर दो तो प्लांट में उस चीज की, उस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी आ जाए, ठीक है। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था कि x = 0.2 mg प्लांट को कोई एलिमेंट चाहिए, ठीक है।
सपोज ये X एक एलिमेंट है जो प्लांट को 0.2 mg चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे लो हो जाएगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इससे अगर हाई हो गया तो प्लांट में उस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, therefore there is a narrow range of concentration at which the micronutrients are optimal. इसलिए इनका जो रेंज होता है वो बहुत नैरो होता है। कितना होगा, अगर इस 0.2 से इंक्रीज हो जाए तो टॉक्सिसिटी, 0.2 से डिक्रीज हो जाए तो डेफिशिएंसी, तो इस रेंज के आसपास ही रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हो सकता, बहुत कम भी डिक्रीज नहीं हो सकता, राइट। Any mineral iron concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue by 10% is considered toxic. क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यू में जो उसके ड्राई वेट को 10% कम कर दे, उसे उस प्लांट के लिए टॉक्सिक कहा जाता है, ठीक है। Toxic concentration is variable for the same micronutrient in different plants and also variable for different micronutrient in same plant. क्या कहा गया है कि सपोज 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, एक लेते हैं आयरन, एक लेते हैं बोरोन, ठीक है। तो 2 प्लांट लेते हैं, एक लेते हैं नंबर 1 प्लांट, एक लेते हैं नंबर 2 प्लांट, ठीक है। अब ये 1 प्लांट के लिए आयरन और बोरन की टॉक्सिक कंसेंट्रेशन वेरिएबल भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें और इन दोनों प्लांट्स की बात करें तो एक ही एलिमेंट की टॉक्सिक कंसेंट्रेशन 2 प्लांट में डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी अ टाइम एक्सेस ऑफ एनी एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या देखा गया है कि अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस अमाउंट में प्लांट ले लेती है तो वो कभी कभी क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को लेने में इनहिबिट करता है, मतलब दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल दिया गया है मैंगानीज टॉक्सिसिटी, ठीक है। क्या कहा गया है, सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैंगानीज किस किस चीजों को अपटेक करने में इनहिबिट करता है, ठीक है। सो सिम्टम इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। क्लोरोटिक वेन्स मतलब प्लांट्स में कुछ ऐसी वेन्स पाई जाती है ना इस तरह की, तो ये जो वेन्स हैं इनमें से क्लोरोफिल का हट जाना, और यू कैन से क्लोरोफिल का डिसअपियर हो जाना, येलोइंग ऑफ वेन्स को कहा जाता है क्लोरोटिक वेन्स, ठीक है। तो क्लोरोटिक वेन्स क्या है, इट इज अ सिम्टम ऑफ मैंगानीज टॉक्सिसिटी। और उसके अलावा लीव्स के ऊपर कुछ ब्राउन स्पॉट्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। और ये ब्राउन स्पॉट्स किससे सराउंडेड होते हैं, क्लोरोटिक वेन से सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट, मैंगानीज कम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। मैंगानीज की टॉक्सिसिटी अब ज्यादा हो जाए, मतलब मैंगानीज की कंसेंट्रेशन अगर प्लांट में ज्यादा हो जाए तो आयरन और मैग्नीशियम को अपटेक करने में इनहिबिट करती है, ठीक है, कंपीट करती है उनके साथ। उसके अलावा मैंगानीज कम्पीट विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम, मतलब जिन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है उसके साथ कंपीट करता है मैंगानीज। उसके अलावा मैंगानीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स, मतलब मैंगानीज कैल्शियम को मोबाइल होने नहीं देती, मतलब मूव होने नहीं देती शूट एपेक्स तक। इसीलिए मैंगानीज की टॉक्सिसिटी की वजह से सबसे पहले इफेक्ट शूट एपेक्स में देखा जाता है, ठीक है। दस, एक्सेस ऑफ मैंगानीज में कॉज डेफिशिएंसी इन आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि ये इन तीनों के साथ compete करती है और इन तीनों को दिक्कत दे करती है ताकि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर पाए, ठीक है। इसीलिए मैंगानीज अगर ज्यादा हो जाए इसका मतलब ये है कि आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की कमी हो गई है प्लांट, ठीक है। So what appear as symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium. So यहाँ खत्म होता है हमारा role of micro and macronutrients as well as the deficiency symptoms related to it. So thank you. थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।